माधुरी जी अपनी बहू के बाल पकड़कर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, बहू, इतनी जल्दी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। तुम्हारी शादी को मात्र 8 दिन ही हुए थे और तुम इतने दिन में ही प्रेग्नेंट हो गई। यह बात विश्वास करने के लायक नहीं है। जरूर, यह बच्चा तुम्हारे किसी प्रेमी का होगा। शादी से पहले तुमने गलत काम किया होगा, उसी की यह निशानी है। और अब तुम इस बच्चे को हमारे खानदान का नाम देना चाहती हो। यह हरगिज भी नहीं होगा। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। उसके ससुर जी ने भी धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। नेहा रोते हुए कहने लगी, पापा जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा कोई प्रेमी नहीं था। बार बार रोते हुए नेहा दरवाजा खटखटाती जा रही थी और यही शब्द दोहराए जा रही थी, लेकिन भीतर बैठे उसके सास ससुर और देवर मानो कान बंद करके बैठे थे। उसके ससुर ने गुस्से से गरजते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मैं अपने घर की बदनामी होते हुए नहीं देख सकता। अब मेरा विनोद इस दुनिया में नहीं है तो तुमसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नेहा रोती हुई सिसकते हुए वहां से चली गई। उसके ससुर ने राहत की सांस ली, वरना उन्हें लग रहा था कि बेटे के जाने के बाद अब विधवा बहू का बोझ उन्हें ही उठाना पड़ेगा। ऊपर से वह प्रेग्नेंट थी तो उसके बच्चे की परवरिश भी उन लोगों को ही करनी पड़ती। इसलिए उन लोगों ने उस पर लांछन लगाकर उसे घर से निकाल दिया। राय बहादुर जी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, देखा, भगा दिया ना उसे। तुम लोग बेकार में ही टेंशन ले रहे थे। माधुरी जी उनकी बगल में बैठते हुए बोली, बिल्कुल सही किया आपने। हम इन लोगों का बोझ क्यों उठाएं? वैसे भी हमारे पास हमारा दूसरा बेटा है ना, तो हमें किसी और की क्या जरूरत है। इतना कहकर वह गर्व भरी नजरों से छोटे बेटे पवन की ओर देखने लगी। पवन भी हंसते हुए बोला, और नहीं तो क्या, अब भैया इस दुनिया में नहीं है तो क्या मैं अपनी संपत्ति इन लोगों पर लुटा दूं। पवन अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, फिर भी माता पिता के साथ रह रह कर वह भी यही सब सीख रहा था। उसे अपनी भाभी से जरा भी सहानुभूति नहीं हुई थी। नेहा रोती बिलखती हुई स्टेशन आई। उसके पास रुपए भी नहीं थे, तो अजनबी लोगों से वह मदद मांगने लगी। एक बुजुर्ग ने उसकी विपत्ति सुनकर उसे कुछ रुपए दिए। तब नेहा ने अपने मायके जाने का टिकट लिया और ट्रेन के आने पर वह ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठते ही उसका मन पीछे की घटनाओं की ओर भागने लगा। नेहा की शादी को 8 दिन ही हुए थे। वे हनीमून पर गए हुए थे और उसी दिन उन्हें वापस लौटना था। रानीखेत में 5 दिन कब गुजर गए थे उसे कुछ पता ही नहीं चला था। यह 5 दिन किसी हसीन सपने से कम नहीं थे। सुबह की हल्की धूप ओस से भीगे चीड़ के पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। रानीखेत की ठंडी हवा में पहाड़ों की मिट्टी, देवदार की लकड़ी और जंगली फूलों की भी खुशबू घुली हुई थी। दूर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां धूप में सुनहरी लग रही थीं। विनोद और नेहा एक लकड़ी के खूबसूरत रिसोर्ट की बालकनी में साथ बैठे थे। उनके हाथों में गरम गरम अदरक वाली चाय थी। नेहा का चेहरा सुबह की ठंडक से गुलाबी हो गया था और विनोद उसकी आंखों में वही पहले बार वाली चमक ढूंढ रहा था। हवा में सन्नाटा नहीं था, बल्कि पहाड़ों की धीमी सरगोशी थी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। थोड़ी देर बाद वे पास के एक छोटे ढाबे में दोपहर का खाना खाने पहुंचे। वहां मिट्टी के तंदूर में बने गरम गरम आलू के पराठे, घर की बनी ताजा मक्के की रोटी और सरसों का साग परोसा गया। साथ में ताजा दही और पहाड़ी नींबू का अचार, जिसकी खुशबू ही मुंह में पानी ला दे। मिठाई में गर्म गुलाब जामुन थे, जो नेहा को बहुत पसंद थे। घूमते फिरते दिन बीत गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उनके बीच का रिश्ता हर पल के साथ थोड़ा और गहराता जा रहा था, जैसे रानीखेत की वादियां उनके प्यार की गवाह बन रही हों। बड़े ही सुकून भरे माहौल में उनके दिन बीते थे। उस दिन वह वापस अपने पति के साथ ससुराल की ओर लौट रही थी कि अचानक एक खतरनाक मोड़ पर सामने से आती हुई कार से बचने के चक्कर में उनकी कार खाई की ओर मुड़ गई। एक पल में ही क्या से क्या हो गया। विनोद ने कार का दरवाजा खोलकर नेहा को बाहर की ओर धकेल दिया। खुद वह नहीं बच पाया और कार खाई में समा गई। सब कुछ समाप्त हो गया। नेहा बिलक बिलक कर रोती रही और वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। जब उसके सासुर को यह सब पता चला तो वो लोग रोते बिलकते वहां पर पहुंचे और उन्होंने नेहा को ही मनहूस घोषित कर दिया। नेहा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पति की 13वीं तक किसी तरह वह ससुराल में रही, लेकिन बाद में वो लोग उसे ताने मारने लगे थे
और कल सुबह सवेरे नेहा को उबकाई सी आने लगी थी। तब उसकी सास मंगला जी के कान खड़े हुए। वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर खुश होने की बजाय मंगला जी डॉक्टर के क्लिनिक में ही बहू से सवाल जवाब करने लगी। बता, ये बच्चा किसका है? तो सास के सवाल से नेहा सन्न रह गई थी। वह बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह बच्चा विनोद का ही है, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। वह घर आई और उन्होंने अपने पति को बताया तो वह भी भड़क गए और उन्होंने सीधे सीधे फैसला सुना दिया। बहू, तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। हमारे घर में तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। नेहा ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आज उन लोगों ने नेहा को घर से निकाल ही दिया था। नेहा यही सब सोचती जा रही थी और रोए जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, तुम रो क्यों रही हो? नेहा सकू गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी जी, मेरी किस्मत फूटी है और अपनी किस्मत पर ही आंसू बहा रही हूं। वह औरत कहने लगी, तुम काफी देर से ऐसे ही बैठी हो, चलो थोड़ा पानी पी लो। नेहा ने उसकी बोतल लेकर 2 घूंट पानी पिया। शाम तक वह अपने मायके पहुंच चुकी थी। उसके पिताजी ने कहा, अगर उन लोगों को तुम्हें ससुराल में नहीं रखना तो ना सही, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीता और उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसे लगा मानो अब यही उसके जीने का सहारा है। कुछ दिनों के बाद उसने नौकरी के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। उसे रानीखेत में ही कोई जॉब करने का मन था, क्योंकि उसने विनोद के साथ वहां पर बहुत प्यार भरे पल बिताए थे और वह अब उन्हीं यादों के इर्द गिर्द जीना चाहती थी। संयोग से उसे रानीखेत में ही टीचर की नौकरी मिल गई। अपने बेटे के साथ वह वहीं पर चली गई। बेटे की देखभाल करने के लिए उसने एक बुजुर्ग औरत को दिन भर के लिए रख लिया था और खुद स्कूल से आने के बाद बेटे का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय तेजी से बीतता चला गया। इधर नेहा के देवर पवन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी। पहली कमाई मिलते ही वह अपने मम्मी पापा से बोला, अब हम लोग मिलकर कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो उसकी माँ कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि तेरी शादी करवा दूं, घर में बहू आ जाएगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो पवन कहने लगा, शादी भी कर लूंगा माँ, लेकिन पहले हम घूमने के लिए चलते हैं। बहुत सोच विचार कर उन लोगों ने रानीखेत जाने का प्रोग्राम बनाया। सब लोग मिलकर रानीखेत पहुंचे। वो लोग वहां खूब घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक दिन वे लोग एक मंदिर में घूमने के लिए गए थे। दर्शन करते ही अचानक से पवन को न जाने क्या हुआ कि वह बेहोश हो गया। उसके माता पिता घबरा गए। पास ही एक अस्पताल था। उसे वहां ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बेटा तो पहले ही इस दुनिया से जा चुका था और उनके जीवन का अंतिम सहारा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो लोग फूट फूट कर रोने लगे। तभी रोते हुए मंगला जी की नजर अचानक से नेहा पर पड़ी। वह वहां पर अपने बेटे को लेकर डॉक्टर से दिखाने के लिए आई थी। नेहा के बेटे पर नजर पड़ते ही माधुरी जी स्तब्ध सी रह गई, क्योंकि वह तो बिल्कुल विनोद का ही प्रतिरूप था। उन्होंने अपने पति को झकझोरते हुए कहा, वह देखिए जी, वह तो अपने विनोद की तरह ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह बच्चा विनोद का ही था। हमने बेकार में ही उस पर शक किया। राय बहादुर जी भी यह देखकर अचंभित रह गए थे। उन्होंने लपकते हुए नेहा के पास जाकर कहा, बहू, तुम यहाँ कैसे? नेहा इतने सालों के बाद ससुर जी को सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वह रोते हुए कहने लगे, बहू, सब बर्बाद हो गया। शायद हमने तुम्हारे साथ गलत किया। यह सब उसी का फल है। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। पवन को हार्ट अटैक आया था और आज ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें तुमसे मिला दिया। वह भी शायद यही चाहते हैं कि अब तुम हमारे साथ रहो। विनोद के बेटे को हम अपने परिवार का नाम देंगे, आखिर वही तो हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। नेहा का मन कड़वाहट से भर उठा। वह कहने लगी, उस समय तो आपने मुझ पर लांछन लगाया था कि इतनी जल्दी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। ये बच्चा किसी और का है, तो फिर आप इस बच्चे को सहारा कैसे बना सकते हैं? उसकी सास हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, बहू, हमें माफ कर दो। अब तुम हमारी स्थिति नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? नेहा ने कहा, आज भी अगर आपका छोटा बेटा इस दुनिया में होता तो शायद आप लोग मेरा तिरस्कार ही करते, लेकिन आप लोग तो मौका परस्त निकले।
भगवान ने शायद हमें इसलिए मिलाया है ताकि आप लोग जिंदगी भर अफसोस करें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, और मुझे भी सुकून रहे कि आप लोगों को आपकी गलतियों की सजा मिल चुकी है। इतना कहकर वह अपने बेटे का हाथ थामकर मजबूत कदमों के साथ वहां से चली गई, और उसके सास ससुर उसे जाते हुए देखते रह गए। आज उनके हाथों से सब कुछ निकल चुका था और वो बिल्कुल खाली हाथ थे। अब दोनों अपना सिर पीट रहे थे कि उसी समय उन्होंने नेहा को मजबूर समझकर अकेले छोड़ दिया था। तो आज ईश्वर ने उन लोगों को भी बिल्कुल अकेला कर दिया था। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला होते हुए भी अब शायद उन्हें अकेले ही अपने दिन काटने होंगे। नेहा के कदम तो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उसके पीछे खड़े सास ससुर की आंखें अब तक उसके बेटे के चेहरे में विनोद की छवि ढूंढ रही थी। आज उन्हें समझ में आ गया था कि समय के साथ सिर्फ इंसान नहीं, सच्चाई भी सामने आती है। जब उन्होंने नेहा को घर से निकाला था, तब उनका घमंड और शक दोनों जोरों पर था। आज जब समय ने उनके हाथों से सब कुछ छीन लिया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी पर बिना सोचे समझे लांछन लगाना कितना बड़ा पाप होता है। विनोद तो चला गया, पवन भी चला गया और पीछे रह गए बस दो बुजुर्ग जिनके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। नेहा ने भले ही उन्हें माफ नहीं किया, लेकिन उसकी बातों ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया था कि हर किसी के दुख के पीछे एक कहानी होती है, और सच्चाई का फैसला करने का हक सिर्फ भगवान जी के पास है। जो उन्होंने नेहा के साथ किया, वही आज उनके साथ हुआ। जिस बहू को उन्होंने बोझ समझकर निकाल दिया था, वही उनके वंश की असली धरोहर थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा तो चली गई, पर उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ गई। ऐसा खालीपन जिसे न समय भर सकता था और न ही कोई पछतावा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।